नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोसीजरल कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। देखिए साहब, जब भी पेरेंट एक्ट बनाया जाता है, लेजिस्लेचर उसे बनाता है और उसी के अंदर एक प्रोसीजर डिफाइन कर देता है किस तरीके से एग्जीक्यूटिव अपनी लॉ मेकिंग पावर्स को इस्तेमाल कर सकता है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के रूप में। तो ये जो प्रोसीजर है ये अपने आप में एक चेक रखता है एग्जीक्यूटिव की पावर्स के ऊपर, है ना, उसको कंट्रोल करता है। तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कंसल्टेशन, यानी कि राय लेनी होगी। गवर्नमेंट कानून तो बना सकती है लेकिन उससे पहले उसको कंसल्ट करना होगा। किन लोगों से? उन लोगों से जिनको वो जो लॉज हैं वो अफेक्ट करेंगे, जिनकी लाइव्स को वो अफेक्ट करेंगे, उन्हीं लोगों से गवर्नमेंट को कंसल्ट करना होगा, तभी वो उस फील्ड में लॉ बना सकती है या रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल लेबर लॉज बनाने हैं तो असली क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि लेबर झेल रहे हैं वो तो लेबर ही बता सकता है ना। तो या तो आप लेबर से पूछिए या लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो भी हेड्स हैं उनसे पूछिए, है ना, कि वर्कर्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है उनको कोई सेफ्टी नॉर्म्स चाहिए, या सैलरी में प्रॉब्लम है, या बोनस में प्रॉब्लम है, या ग्रेच्युटी में प्रॉब्लम है, या इंश्योरेंस नहीं है, या मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, और बहुत सारी जो है परेशानियाँ उनकी हो सकती हैं जो उन्हीं को पता है। तो आप डायरेक्टली उनसे पूछेंगे तो दो चीज़ें होंगी। पहला, उनको रूल मेकिंग प्रोसीजर के अंदर एक पार्टिसिपेशन मिल जाएगा, उनको एम्पावर्ड फील होगा। और दूसरा, गवर्नमेंट जब कोई भी कानून बनाएगी तो इजीली एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। जो भी वर्कर्स हैं, वर्कर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कभी भी उसका विरोध नहीं करेंगे क्योंकि उनको खुद ही इन्वॉल्व करके उन लॉज को बनाया गया है। तो विन विन सिचुएशन हो जाएगी। हमारे पास मोर इफेक्टिव लॉज होंगे और मोर एम्पावर्ड वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन होंगी, है ना। आगे बात करते हैं। और ये सिर्फ वर्कर ऑर्गेनाइजेशन का मैंने एग्जांपल दिया है, सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं है। फार्मर्स एसोसिएशंस भी होती हैं, ड्रग टेक्निकल बोर्ड्स भी होते हैं, और भी बहुत सारी अथॉरिटीज़ होती हैं जो कि स्पेशलाइज्ड हैं अपनी अपनी फील्ड्स में, जिनकी कंसल्टेशन गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। ये हर एक स्टैट्यूट में डिफाइंड होता है कि कब गवर्नमेंट को कौन सी अथॉरिटी से कंसल्टेशन करना है। तो कंसल्टेशन जो है कई बहुत सारे तरीके से की जा सकती है। सबसे पहली जो कंसल्टेशन है वो है ऑफिशियल कंसल्टेशन, यानी कि कंसल्टेशन जब भी गवर्नमेंट करेगी तो एक स्पेसिफिक अथॉरिटी से करेगी जो कि पेरेंट एक्ट में डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल, अगर सरकार को बैंकिंग रेगुलेशंस के अंदर कोई भी चेंजेस लेकर आने हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना होगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक स्पेसिफिक अथॉरिटी का नाम दे दिया गया है पेरेंट एक्ट के अंदर। ठीक है जी। तो इसको हम कहेंगे ऑफिशियल कंसल्टेशन। कई बार ऐसा होता है, पेरेंट एक्ट में कंसल्टेशन तो लिखा है विद अ स्टैट्यूटरी बोर्ड, लेकिन स्टैट्यूटरी बोर्ड कौन सा होगा ये नहीं बताया। ऐसा कह दिया गया है कि कंसर्न्ड डिपार्टमेंट के स्टैट्यूटरी बोर्ड से आप कंसल्ट करेंगे और फिर एक लॉ बनाएंगे। तो स्टैट्यूटरी बोर्ड होता क्या है? पार्लियामेंट एक लॉ पास करती है जिसके आधार पर एक बॉडी सेटअप करी जाती है, गवर्नमेंट उसको सेटअप करती है, उसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी बोर्ड। ठीक है जी। तो स्टैट्यूटरी बोर्ड हर एक डिपार्टमेंट में होते हैं, अलग अलग स्पेशलाइज फंक्शंस उनके होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको फूड एडल्ट्रेशन के से रिलेटेड कोई भी कानून बनाना है तो कौन सा स्टैट्यूटरी बोर्ड है हमारे पास? सेंट्रल कमेटी फॉर फूड स्टैंडर्ड्स। और इसी तरीके से अगर आपको मिनिमम वेजेस में कोई भी चेंजेस करने हैं तो कौन सा स्टैट्यूटरी बोर्ड है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। इसी तरीके से अगर आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में कोई भी चेंजेस करने हैं तो हमारे पास ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है। तो अलग अलग स्टैट्यूटरी बोर्ड्स हैं अलग अलग फंक्शंस के लिए। तीसरा जो कंसल्टेशन होता है वो है कंसल्टेशन विद इंटरेस्टेड पर्सन्स, यानी कि जो भी पब्लिक है वो अगर किसी भी कानून को लेकर के कोई भी सजेशन देना चाहती है, कोई भी ऑब्जेक्शन करना चाहती है तो वो कैसे करेगी? जब उसको उस कानून के बारे में पता होगा तो सरकार को नोटिफिकेशन देनी होती है गैजेट ऑफ इंडिया में और लोकल न्यूज़पेपर्स में। और लोकल न्यूज़पेपर ही क्यों है? क्योंकि उसमें लोकल लैंग्वेजेस में न्यूज़ बताई जाती है, जो कि ज़्यादातर लैंग्वेज जो है वहाँ की रीजन की पॉपुलेशन को आती है, पढ़नी आती है, समझ नहीं आती है ना। तो मोटिव ये है कि जो भी कानून लाए जा रहे हैं उसके बारे में पब्लिक को पहले ही बता दिया जाए ताकि पब्लिक अपने सजेशंस दे सके और अपने ऑब्जेक्शंस रेज कर सके। ठीक है जी। जैसे सेक्शन 3 ऑफ महाराष्ट्र एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग रेगुलेशन एक्ट आया था 1963 में, जिसमें ये प्रोविजन डाला गया था कि जब भी आप इसमें कोई भी चेंजेस करेंगे तो उससे पहले आपको नोटिफाई करना होगा गैजेट ऑफ इंडिया में और लोकल न्यूज़पेपर्स में। ठीक है जी। और ये जो नोटिफिकेशन है कम से कम 30 दिन का होता है ताकि इनफ टाइम मिले लोगों को कि वो अपनी बात को आगे रख सकें। चौथा है कंसल्टेशन, जो कि ड्राफ्ट के टाइम पे किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट रूल्स बाय अफेक्टेड इंटरेस्ट। यानी कि अब तक हम जो कंसल्टेशन कर रहे थे उस समय ड्राफ्ट बना रही थी गवर्नमेंट, यानी कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट बना करके पब्लिक के बीच में भेज रही थी, या स्टैट्यूटरी बोर्ड्स या अलग अलग अथॉरिटीज़ के पास भेज रही थी कि भैया हमने ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, आप देख लीजिए आप इसमें क्या चेंजेस करना चाहते हैं या क्या इसको हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो सारी चीज़ें रूल्स बनाने के बाद करी जा रही थी। लेकिन कई बार
जो रूल्स का ड्राफ्ट है उसको बनाते वक्त भी कंसल्टेशन करनी ज़रूरी होती है। फॉर एग्जांपल सेक्शन 61 जो है माइंस एक्ट 1952 का, वो ये कहता है कि जब भी आप माइंस से रिलेटेड कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं तो उस समय ये मैंडेटरी प्रोविज़न है कि उसका ड्राफ्ट तैयार करते वक्त भी आपको वहाँ पर जो अफेक्टेड लोग हैं, जो भी वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं उनसे, या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनका वेलफेयर देखती हैं, या उनके जो भी लेबर वर्कर्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे आपको बात करनी होगी। ठीक है जी। तो ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न है जिसको अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आप जो भी कानून बनाओगे वो कोर्ट इनवैलिड करार कर सकता है। ठीक है जी। इफ एन एक्ट प्रोवाइड्स फॉर कंसल्टेशन प्रोविजन देन द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज अ मैंडेटरी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट एंड द वायलेशन ऑफ प्रोविजन रिजल्ट्स इन द इनवैलिडेशन ऑफ रूल्स। यानी कि कोई भी कानून आपने बिना किसी कंसल्टेशन के बनाया है जबकि वहाँ पे मैंडेटरी था कंसल्ट करना, तो उस रूल को कोर्ट जो है इनवैलिड करार कर सकता है। ठीक है जी। अगला जो प्रोसीजर है, एक तो हमने कंसल्टेशन की बात करी है, उसके काइंड्स ऑफ कंसल्टेशन की बात करी है। अगला प्रोसीजर है पब्लिकेशन, जिसके थ्रू एक चेक रखा जाता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। पब्लिकेशन का मतलब है लोगों को बताना, है ना, किसी भी चीज़ को लोगों तक पहुंचाना ही पब्लिकेशन होता है। टू पब्लिश एक्शन ऑफ मेकिंग समथिंग जनरली नोन, तो जनरल पर्पस जनरली लोगों को बताना किसी भी बात के बारे में, उसको हम कहते हैं पब्लिकेशन। और पब्लिकेशन भी दो तरीके की होती है। पहली होती है प्रीवियस पब्लिकेशन, जिसे हम एंटी नेटल पब्लिसिटी भी कहते हैं, और दूसरी होती है पब्लिकेशन जिसे हम पोस्ट नेटल पब्लिसिटी भी कहते हैं। तो क्या होती हैं ये दोनों पब्लिकेशंस, उसके बारे में समझते हैं। प्रीवियस पब्लिकेशन का मतलब है कि जब रूल्स फाइनली नहीं, अभी फाइनल रूल्स नहीं बने हैं और उनको अप्लाई भी नहीं करा गया है सिटीजन्स के ऊपर, उस समय आप कंसल्टेशन कर रहे हैं, या आप जो भी इफेक्टिव एंड रिलेवेंट लॉज बनाने के लिए, लोगों के ऑब्जेक्शंस एंड सजेशंस लेने के लिए, जब भी आप पब्लिकेशन कर रहे हैं, नोटिफिकेशन दे रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में दे रहे हैं या कहीं भी जो भी आपके मार्केटिंग मीडियम्स हैं वहाँ पर दे रहे हैं, मैनर भी डिफाइंड होता है कि किस तरीके से आपको पब्लिश करना है किसी भी एक्ट को, है ना। तो जब आप नोटिफिकेशन दे रहे हैं तो वो प्रीवियस पब्लिकेशन कही जाती है। क्यों? क्योंकि अभी जो फाइनल रूल्स हैं वो बनाए नहीं गए हैं, अभी वो बने नहीं हैं, ना ही अप्लाई किए गए हैं, तो इसको हम कहेंगे प्रीवियस पब्लिकेशन। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पब्लिक से एक रिस्पॉन्स ले लिया जाए, एक रिएक्शन ले लिया जाए कि जिनके लिए हम कानून बना रहे हैं क्या उनको भी समझ में आ रहा है, क्या उनको फ़ायदेमंद लग रहा है, क्या वो चाहते हैं कि ऐसा कोई कानून बने, है ना। तो पहले से ही अगर गवर्नमेंट को ये थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि जो वो कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, पब्लिक उसको एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है, तो ये गवर्नमेंट के लिए एक बेनिफिशियल बात होगी, इसलिए प्रीवियस पब्लिकेशन करी जाती है। कम से कम 30 दिन का पीरियड इसमें दिया जाता है, कई बार ज़्यादा भी दिया जाता है जब नोटिफिकेशन दी जा रही है ना। तो इसमें जब डिस्कशन होता है तो क्योंकि ये जनरली पब्लिश किया गया है तो इसमें हर एक जो भी समाज में लोग हैं, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी बोर्ड्स हैं, वो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी करेगी डिस्कशन में पार्टिसिपेट, स्टैट्यूटरी बोर्ड्स भी करेंगे, अलग अलग अथॉरिटीज़ जैसे RBI वगैरह अगर बैंकिंग नॉर्म से रिलेटेड है तो वो भी करेगी। पब्लिक है वो भी अपना सजेशंस दे सकती है ना, अपने ऑब्जेक्शंस रेज कर सकती है। तो जो भी लोग हैं सोसाइटी में प्रेजेंट हैं जो कि अफेक्ट होंगे या वो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, वो चाहती हैं कि वो अपना सजेशन इस कानून के बारे में दें, तो वो लोग इस डिस्कशन में पार्ट ले सकते हैं, अपनी बात सामने रख सकते हैं। ठीक है जी। नोटिफिकेशन के बाद उसके बाद आता है साहब पब्लिकेशन या पोस्ट नेटल पब्लिसिटी। यानी कि पोस्ट नेटल पब्लिसिटी का मतलब ये है कि कानून बन गया है, फाइनल रूल्स बन गए हैं, अप्लाई भी हो गए हैं और उस अप्लाई होने के दौरान ही उनको पब्लिश करा जा रहा है। यानी कि उसमें गवर्नमेंट कोई ये नहीं पूछती है कि चेंजेस होंगे या नहीं होंगे, मतलब चेंजेस तो गवर्नमेंट को जब महसूस होगा तब वो कर देगी, लेकिन फिलहाल उन्होंने पब्लिश कर दिया है और अप्लाई भी कर दिया है। तो ये फाइनल रूल्स बनाने के बाद, अप्लाई करने के बाद पब्लिश करने का मतलब क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है इस पर्टिकुलर पब्लिकेशन का, वो ये है कि लोगों को नए कानूनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना। कल को कोई उठकर ये ना कहे कि यार मुझे तो इस कानून के बारे में पता ही नहीं था। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी की वैलिडिटी कितनी होती है? 15 साल। अगर कल को कोई कानून बन जाता है जिससे वैलिडिटी को कम करके 12 साल कर दिया जाए और इस बात की आपको जानकारी ही नहीं है, तो किसी दिन आपकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा और आप कहोगे कि जी मुझे तो इस कानून की जानकारी नहीं थी। लेकिन ऐसा कोई भी एक्सक्यूज जब आप दोगे तो कोर्ट आपकी जो प्ली है उसको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कानून की जानकारी रखें, है ना। लॉ में कहा जाता है इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेड, कि ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आपको कानून की जानकारी नहीं है। और इसीलिए इस क्लॉज को डाला गया है पब्लिकेशन को कि भैया जब भी कोई नया कानून बनता है तो उसको पब्लिश करा जाएगा, गैजेट में करा जाएगा, लोकल न्यूज़पेपर्स में करा जाएगा। सरकार पूरी कोशिश करेगी कि उस नए कानून की जानकारी लोगों तक पहुंचे। उसके बाद अगर लोगों ने उसको नहीं जाना है, नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, नहीं अपनाया है, ना ही इम्प्लीमेंट किया है,
तो ये प्रॉब्लम जो है वो लोगों की है, सरकार की नहीं है ना। तो लोगों को पनिश करा जाएगा अगर वो उस कानून का वायलेशन करते हैं, चाहे उनको पता है या नहीं पता है, क्योंकि सरकार ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है, सरकार को पब्लिश करना था, सरकार ने करा। तो अब लोगों की जिम्मेदारी है कि उस कानून को जाने और इम्प्लीमेंट करें, माने, है ना। तो भैया गाड़ी का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि गाड़ी से रिलेटेड कोई भी रेगुलेशंस आए हैं वो आपको मानने हैं, वो अगर उसमें कोई भी चेंजेस होता है सरकार जो है उसको पब्लिश करती है अप्लाई करने के बाद। दूसरा, अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड मान लो कोई अबॉर्शन आपको कराना है और उसके रूल्स चेंज हो रहे हैं तो वो भी सरकार को पब्लिश करने होंगे। भैया बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, अगर बताओगे ही नहीं तो लोग फॉलो कैसे करेंगे, है ना। तो और इसी तरीके से अगर मान लो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, मान लो कोई एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ फॉरेस्ट है जिसको रिजर्व फॉरेस्ट कैटेगरी में डाल दिया गया है, जिसमें कि लोगों का आना जाना मना कर दिया गया है या वहाँ से कोई भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाना मना कर दिया गया है, तो उस चीज़ के बारे में लोगों को बताना ज़रूरी है। तो इसीलिए उन चीज़ों को पब्लिश किया जाता है, लोगों को बताया जाता है और लोगों की जिम्मेदारी है कि उस चीज़ को फॉलो करें। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक आखिर में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो कि आप नोट कर लीजिए साहब, कि अगर पेरेंट लॉ में कभी भी पब्लिकेशन का अगर कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है, पेरेंट लॉ यानी कि जो लेजिस्लेचर ने कानून बनाया था उसमें कोई पब्लिकेशन का प्रावधान नहीं है, तो फिर जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बनाए हैं, एग्जीक्यूटिव ने बनाए हैं, उनको पब्लिश करना कंपलसरी हो जाता है, ये कोर्ट का मानना है। ठीक है जी, कोई एक चीज़ आपको पब्लिश करनी ही होगी। तो पेरेंट लॉ ऑलरेडी पब्लिश्ड है तो लोगों को उसके बारे में जानकारी है, तो ज़रूरी नहीं है कि भैया रूल्स एंड रेगुलेशंस को पब्लिश करा ही जाए। लेकिन अगर पेरेंट लॉ में कोई भी प्रोविजन नहीं दिया गया है तो फिर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को पब्लिश करना ही होगा। ठीक है जी, इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।